नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। नेपाल कालापानी बॉर्डर के मुद्दे पर भारत से बात करना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमारा नक्शा भारत के संप्रभु क्षेत्र को सही तरह से दिखाता है। नए नक्शे में भारत की नेपाल के साथ लगी सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। हालांकि सरकार ने साफ किया कि परिसीमन प्रक्रिया अभी जारी है। वहीं नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर देश का 2 वास्तविक नक्शे वहां उपलब्ध कराने को कहा, जिनका भारत के साथ आदान प्रदान 1816 में सुगौली समझौते के वक्त और फिर 1960 में सीमा संधि पर दस्तखत के वक्त हुआ था। कालापानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु पर 372 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। ये भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगौली समझौता साल 1816 में हुआ था और जिसमें कालापानी इलाके में होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा बताई गई थी। दरअसल कालापानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 1962 से ही कालापानी पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की पहरेदारी है। समझेंगे इस पूरे मसले को, नेपाल का ऑब्जेक्शन क्या है और असल में सामरिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और पुराने दस्तावेज या समझौते वो क्या इशारा करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में हैं। शीलकांत शर्मा सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ के.वी. प्रसाद साहब हैं, सीनियर एसोसिएट एडिटर द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है सर। और प्रोफेसर हर्ष वी पंत हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ORF से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शील सर आपसे करना चाहूँगा कि असल में कालापानी इतनी सुर्खियों में क्यों, और जिस तरीके से इसको लेकर भारत ने साफ किया कि हम बातचीत, नेपाल ने कहा कि बातचीत करने को भी तैयार हैं और भारत की ओर से भी साफ किया कि जो नक्शा है वो वही नक्शा, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया जो इससे पहले हुआ था। हालांकि परिसीमन का काम जारी है। ये भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में सीमा का लाना और इस तरीके से लाना नेपाल की तरफ से, ये कोई नई बात नहीं है। नेपाल की जो वैली की पॉलिटिक्स है उसमें छोटी छोटी बात को बड़ा करके बढ़ाना और उसको लेके फिर उसका एक तरह का डम्फान बनाना, ये पहले से भी होता रहा है। और भारत की तरफ से इन सब चीज़ों को डील करने का तरीका यही है कि उसको शांत करें, क्योंकि भारत का अंततः नेपाल के साथ जो संबंध है वो बड़ा गहरा है, मित्रतापूर्ण है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लोग प्रॉब्लम फेंकते हैं उनको भारत का जवाब यही है कि भाई हम बातचीत कर लेंगे। जैसे इसके साथ आप, ये जो सामरिक बात है, वो जो नेपाल और भारत की ट्रीटी है उसको लेके गाहे बगाहे वो उठा देते हैं और भारत ने हमेशा से कहा अच्छा चलिए बात कर लेते हैं हम लोग, पर वो इतने बार भी हुआ कभी बात नहीं होती। उसको कोई 2003 में एजेंडा में डाल दिया लेकिन फिर बात नहीं की। तो ये उनका एक तरीका है कहने का चीज़ों का, और उसको तूल देना एक हद के बाद ये सही है कि नहीं, ये बात सोचने की है। क्योंकि अब जैसे ये सीमा जो है इसमें 98% की जो सीमा जो है वो तो बिल्कुल रिजॉल्व है और पिलर्स बनाए जा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उस सीमा को लेके ये टेरिटोरियल जो नेशनलिज्म है, जो है ना सीमा का एक राष्ट्रवाद, वो भारत और नेपाल के बीच में बिल्कुल बेमानी है। यहाँ 6 से 8 मिलियन नेपाली भारत में रहते हैं, आते हैं, फ्रीली आते जाते हैं, जिन्होंने सदियों से कभी बीच में इन सब चीज़ों को कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये पॉलिटिकल बाउंड्री बना दी और पॉलिटिकल मैप को लेके हल्ला करना, ये बिल्कुल बेमानी चीज़ है। पर इसको ऐसा कहने से वो बुरा मान जाएंगे, तो बेहतर ये है कि हाँ चलिए बात कर लेते हैं। और बात ऐसी कि भाई हम और आप तो दोस्त हैं, जो भी परेशानी होगी अब चलिए मिलके बात कर लें। और फिर भारत का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई जो कुछ बताया है वो पहले से था, ऐसा मतलब जो नक्शा दिखाया गया है उसमें कोई फेरबदल नहीं है, पहले था वैसे ही है। तो ये बात साफ है कि जो स्थिति है यथास्थिति है, इसको लेके बात को उभारना, तो ये तो नेपाल की तरफ से ही, मतलब उनकी जो राजनीतिक लोग हैं जो वो कर रहे हैं। और अब उनके सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा है, अब देखिए 15 दिन तक इंतजार करते हैं वो कहाँ से लाएंगे, ये भी देख लें। क्योंकि वो जो पुराने मैप हैं, फिर अगर आप मुद्दे पे आएँ तो जो कार्टोग्राफी उस ज़माने में थी 1816, आज से 200 साल पहले की बात है, तब तो आज की स्थिति नहीं थी।
वो कार्टोग्राफी भी बड़ी अप्रॉक्सीमेट टाइप होती थी, और उसमें फिर जो सीमा होती थी उसका वो रिवर के ऊपर होती थी कि कोई परमानेंट सीमा होती थी, ये सब मुद्दे थे। तो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने जो कुछ किया वही हमने फॉलो किया। 1960 में वो मान लिया गया फिर से। तो इस सब को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारी सीमा पे कोई विवाद है। एक समझ लीजिए विचार विमर्श की बात है, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप बैठिए, बात कर लीजिए। और भारत की तरफ से हमेशा ये तैयारी है कि भाई हम तो आपके साथ हर चीज़ के लिए मिलने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। लेकिन प्रसाद सर, सवाल ये उठता है कि अचानक ये मसला क्यों? क्या ऐसा नया हो गया, कोई नया नक्शा आ गया? या कुछ लोग ये कहते हैं कि जब नदी आधार बनी 1816 में, उस नदी का जो मैं कहूँ कि इसका फ्लो था वो बदला, उसके बदलने के साथ साथ क्या कोई ऐसा नक्शा बदला इसके चलते नेपाल को लगा? या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसमें चाइना एंगल काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त। ये सब कुछ मुमकिन है कहा जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा कि सवाल तो ये हुआ जब भारत में के संसद में ये पारित हो गया, जम्मू कश्मीर का जब उसको 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद जो नया मैप इशू किया भारत सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से, उसके ठीक बाद ही नेपाल ने आपत्ति जताई थी। और ये बात तो ज़रूर है कि ये तो मालूम ही है कि पिछले कुछ 5, 6, 7 साल से चीन की तरफ जो ज़्यादा मैत्री के कदम बढ़े हैं, नेपाल का झुकाव बढ़ा है, वो एक भारत के लिए तो एक दृष्टिकोण है ही, वो उसको आप नकार नहीं सकते। और उसके पीछे थोड़ा और जाइए कि आपको याद हो वहाँ पे जब ब्लॉकेड हुआ था, इकोनॉमिक ब्लॉकेड जब हुआ था, वहाँ के नागरिकों को और तेराई के इलाकों को लेके काफ़ी सारी समस्या हुई थी। ट्रकें नहीं जा पाई यहाँ से, क्योंकि बॉर्डर तो हमारे यहाँ नेपाल के बॉर्डर जो है तेराई के इलाके से जो आते हैं, वहाँ के जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है वो कुछ उसमें बदलाव आया। और उसी वक्त आपको याद है कि चीन की तरफ से पेश हुआ एक वहाँ से कि भाई हम रेल कॉरिडोर बना देंगे कि जो आपको आवागमन के लिए, जो सामान माल ढोने के लिए आपको कोई समस्या ना हो। तो ये सारी चीज़ें एक आप अगर जोड़ के देखें तो कोई ना कोई नक्शा आपको दिखेगा जो निकलता आएगा। लेकिन जैसे एम्बेसडर शीलकांत जी कह रहे थे कि भाई भारत और नेपाल के संबंध बड़े पुराने हैं, और जैसे वहाँ तो कहा जाता है रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो लोगों के बीच में अच्छे संबंध भी हैं, कई सारे वहाँ के लोग यहाँ काम करते हैं, और कई सारी चीज़ें सुविधाएं दोनों तरफ से निकलती हैं। मिल बैठ के तो कई चीज़ें होती है, लेकिन सामरिक दृष्टि से वो जैसे आपने कहा कि उसमें क्या चीन का भी नज़रिया हो सकता है, क्योंकि ये 2 ही पॉइंट है जो आपने जिक्र किया, 2 पॉइंट है जो लिपुलेख ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ, ये 2 ही पॉइंट्स हैं जो अभी ट्राई जंक्शन में आते हैं। और आपको याद हो हाल फिलहाल एक और ट्राई जंक्शन खबर में था भूटान के साथ को लेकर, तो उसको सामरिक दृष्टि से भी जोड़ के देखिए आप। हर्ष, किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि क्या सामरिक मसला ज़्यादा है और चीन एंगल इसमें ज़्यादा दिखता है? क्योंकि इससे पहले नेपाल की ओर से मुझे याद नहीं पड़ता, मैं आज काफ़ी कुछ इसमें देख रहा था कि पहले कभी कोई ऑब्जेक्शन इसको लेकर खड़ा किया हो गया हो, उसमें कभी इस तरह से प्रमुखता से बात नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से ज़रूर कभी कभी चुनाव के वक्त बयानबाजी हुई है। देखिए, काला पानी का जो मुद्दा था वो तो काफ़ी समय से बना हुआ था, और उसके में डिस्कशन और वार्ता दोनों देशों के बीच में लगातार चली रही थी। जैसा अभी जिक्र हो रहा था, 98% जो बॉर्डर है वो रिजॉल्व हो गया था, उसमें कोई समस्या नहीं है कहीं पर। अब लेकिन ये काला पानी का मुद्दा एक बड़ा इमोटिव इशू ज़रूर है नेपाल में, और इसका मुझे लगता है इसको थोड़ा सा अगर आप नेपाली पर्सपेक्टिव से समझें तो उसमें ये भी है कि साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में जहाँ हम रहते हैं, टेरिटरी मैटर्स, टेरिटरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका राष्ट्रवाद जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है वो हमारे लिए भी है। तो थोड़ा सा अगर हम इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएं तो हम भी देखें कि हम भी तो बड़े इमोटिव हैं जब बाउंड्री की बात आती है। तो जब एक छोटा सा देश होता है और उसके सामने बड़ा देश होता है, तो वो जो संबंध हैं वो इस तरह के हो जाते हैं जहाँ पर आप छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा करके देखते हैं। तो उसमें जब काला पानी का जो मुद्दा बना हुआ है, काफ़ी समय से बना हुआ है, और जो मुझे लगता है एक तरह से इंटरेस्टिंग जो बात नेपाल में भी हुई पिछले कुछ महीनों में, वो ये कि भारत की जो समस्या है वो तो ये जो काला पानी वाला मुद्दा ये सामने आया ही, पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ कि एक पुराना 4 साल पहले का मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का मेमो भी आया सामने, जिसमें कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है, नेपालीज़ गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया है कि जिस तरह से चीन अपनी रोड्स एक्सपैंड कर रहा है नेपालीज़ बॉर्डर पर,
उसको लेकर नेपाल की टेरिटरी लॉस होगा, उसको लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत ऑफ कोर्स बड़ा इमोटिव इशू है और भारत को लेकर छोटे से छोटा मसला बड़ा बन जाता है, पर वो नेशनलिज्म, जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है, वो चीन की तरफ भी बरकरार है। तो वहाँ पर जो एक मुझे ऐसा लगता है कि जो एक जब आप अगर आप अपने को उस संदर्भ में इस बात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे चारों तरफ के देश हैं वो अभी भी भारत को एज अ बिग ब्रदर के तौर पर देखते हैं। उसमें जो उनकी समस्याएं हैं वो छोटी से छोटी समस्या भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, अंदरूनी राजनीति सामने आ जाती है। तो अगर आपको अपोज करना है सरकार को, वहाँ की सरकार को, तो सबसे ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन ये होता है कि आप भारत के स्टूज बन गए हैं, आप भारत की तरफदारी कर रहे हैं। तो उसमें भी आप बड़ा इंटरेस्टिंग जो जो प्रोटेस्ट हुए भारत के खिलाफ, उसमें ये कहा गया कि जो ओली साहब हैं वो तो मोदी साहब के साथ मिलकर उन्होंने ये नक्शा तैयार करवा दिया, जबकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है वो तो कभी भी भारत की तरफ प्रिडिस्पोज नहीं रही। तो वो जो एक इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट है उसका, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये बात बिल्कुल सही है कि चीन का जहाँ तक प्रभाव बढ़ा है, उसके चलते वो जो बैलेंसिंग एक्ट रहा है नेपाल का चीन और भारत के संदर्भ में, वो कहीं पर थोड़ा सा टिल्ट हुआ है चीन की तरफ, और उस पर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे ये डिस्प्यूट हो या और बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं उनमें भी। श्रीकांत सर, क्योंकि लिपुलेख दर्रे की बात हो रही है, क्योंकि एक बहुत ही सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, और वहाँ पर चाइना के जो वो हैं उस लिहाज से इसलिए ज़्यादा इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश नेपाल की ओर से हो रही है, और चीन का बैकअप, मैं कहूँ कि चीन का पुश वहाँ पर है, या फिर कुछ और इसके सामरिक मायने भी हैं? मेरी राय ये है कि हमको चीज़ों को उन्हीं के संदर्भ में लेना चाहिए, और अगर संदर्भ बढ़ा कर देंगे तो चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और डिप्लोमेसी में ज़रूरी ये है कि चीज़ को कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। जो नहीं है वो अगर आपने कह दिया तो हो जाता है। जैसे कोई कहीं से कोई थ्रेट नहीं है और आपने कहा थ्रेट है, तो वो सोचने लगता है कि हमारी थ्रेट समझता है। इस तरह से एक शून्य से नथिंग से शून्य से कुछ पैदा हो जाता है। एक आप दूसरा नज़रिया भी ये हो सकता है, जैसे देखिए जब भी नेपाल के साथ भारत कोई अच्छा काम करता है, जैसे हाल में ही प्रधानमंत्री ने और ओली के साथ वीडियो में उन्होंने वो पाइपलाइन इनॉग्रेट की, जिससे पेट्रोलियम फ्लो फ्रॉम मोतीहारी से नेपाल के अंदर जाएगा। वो बहुत अच्छी चीज़ है। उससे जो बॉर्डर पे जो परेशानियां होती थीं और दिक्कत होती थी वो सब दूर हो गई, सीधे ऑयल चला जाएगा। अब इस बात की अच्छाई जो है कि किसी को अच्छी नहीं लगी हो शायद, तो इसको कम करने के लिए, ये मुझे लगता है इसको कम करने के लिए उन्होंने ये शुरू कर दिया। जब भी इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ, भारत ने अच्छे काम किया, तो वहाँ पे जो लोग भारत विरोधी चीज़ों से कमाना चाहते हैं, जो छोटे छोटे पॉलिटिकल वो हैं, वैली में ऐसे बहुत हैं, वो एक फालतू का एक पुछला लेके शुरू हो जाते हैं। तो हमें उसको उस पर्सपेक्टिव में ही देखना चाहिए और उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। और उसको किस तरह से स्टिच इन टाइम कर लें ज़्यादा अच्छा है। और फिर जहाँ सवाल सामरिक का और ट्राई जंक्शन का, तो उसमें तो भारत का शुरू से यह है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, पर उनकी तरफ से कोई बातचीत करने के लिए तैयार भी तो हो। उनके यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है उसमें ओली और प्रचंडा इनके बीच में ही अभी कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। ओली साहब की सेहत भी जो है वो थोड़ी सी ढुलमुल रहती है। तो नेपाल में जो कोलिशन इस समय रूल कर रहा है उसकी भी अपनी आंतरिक परेशानियां हैं। उसमें इस बात पे बातचीत तो अलग, उसका विवाद का फ़ायदा उठाने की बात है। बातचीत करना अलग होती है। बातचीत करने के लिए आपके पास जो केंद्र है, जो सरकार है, उसके पास कोई कंसोलिडेशन होना चाहिए, तब आप बातचीत कर सकते हैं। वो तो थोड़ा बिखराव सा है। तो ऐसी बिखराव की स्थिति में वो इस मुद्दे को जो तूल दे रहे हैं, उसमें ये नहीं लगता कि बातचीत करना चाहते हैं। और हमारी पुरानी हिस्ट्री तो ये है, जब भी हमने बातचीत करने के लिए कहा है किसी बात पे, तो वो फिर बात नहीं होती। कई बार एजेंडे में रहा कि उस पर चर्चा नहीं है। प्रसाद साहब, क्या नेपाल में सुप्रीम कोर्ट का इस पे आ जाना, क्योंकि वहाँ पर कई सारी रिट याचिकाएं आई, उसके बाद सरकार जो कि कोalition सरकार है, अलग अलग दबावों से घिरी हुई है, उसके पास विकल्प के तौर पर जब कमेटी है और सीमा विवाद, जैसा कि बताया सर ने कि काफ़ी, मैं कहूँगी करीब 90% से ऊपर सॉल्व हो चुका है, हल किया जा चुका है,
सरकार को किस तरीके से आगे बढ़कर इस मसले पर भी दोनों देशों की ओर से इस पे हल निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, पहली बात तो वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय अगर वो कुछ चाहती है, कुछ चीज़ आगे रखा जाए, तो वो एक प्रक्रिया है उनके लिए, तो वो वाजिबी है। उनके आगे कोई गया है, कोर्ट के आगे कोई समक्ष कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया किसी वकील ने, जब ये मुद्दे ने, अब उसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं है वो दूसरी बात है, पर सवाल ये कि कोर्ट के पास गया है, कोर्ट ने अपना जो भी कहना था कह दिया। सरकार की क्या मंशा रहेगी? सरकार चाहती है कि जो चीज़ जिसको कह रहे हैं कि विवादित है, अगर ये विवादित है और भारत की तरफ से पेशकश होती है, उन्होंने जैसे कहा अभी परिसीमन हुआ नहीं, जैसे कल भी हमारे विदेश मंत्रालय का जो बयान आया, शायद विदेश सचिव लेवल की बात वहाँ से उठी है कि भाई विदेश सचिव लेवल की आपसी में बातचीत हो, तो बातचीत के बाद तो रास्ता निकलेगा। लेकिन जैसे एम्बेसडर शीलकांत जी कह रहे थे, अगर आप बैठना ही नहीं चाहते बात करने के लिए, सिर्फ बात करने की बात करते रहे हम, तो फिर तो आगे फिर उसमें फिर राजनीति ज़्यादा हो जाएगी, कार्य जो होना है वो नहीं हो पाएगा। ये तो है नहीं कि भारत की तरफ से मुद्दा सुलझाने की कोई उसमें नियत ऐसे नहीं है, तो जब वो नहीं है तो फिर आगे रास्ता तो खुद ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं देख रहा था, उत्तराखंड का जो बॉर्डर है जो नेपाल के साथ जहाँ पर खासतौर पर दिखता है, ये वहाँ पर सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ है बॉर्डर को लेकर। क्या जो दोनों हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं, आप सहमत हैं कि बातचीत हो? ये शोर तो मचाया जाता है नेपाल की ओर से, लेकिन बातचीत की टेबल पर उस पर चर्चा नहीं होती है। कोई ख़ास मकसद सिर्फ में मुद्दा उछालना है, और वो टेरिटरी जो है वो मैं कहूँ कि बेहद अहम है भारत के लिहाज से भी और नेपाल के लिहाज से भी। इसमें डिप्लोमेसी में तो आप थोड़ा सा लेवरेज जो होता है वो रखना चाहते हैं अपने साथ, तो कभी भी आपको कोई परेशानी हो आप इसको उछाल दीजिए तो वो मुद्दा डोमिनेट करता है डिस्कशन को। तो अभी जैसे अब इसको एज ए स्ट्रेटेजिक लेवरेज आप यूज़ करके क्या भारत से लेना चाह रहे हैं, सवाल ये है। तो कहीं पर ये क्या मंशा है कि इसको रिजॉल्व करना है या इसको इसी तरह लटका कर रखना है जिससे कि इसका उपयोग बार बार किया जा सके, ये सवाल नेपाल को ढूंढना को समझना चाहिए। तो आप ये करें कि इसके बदले में कहीं कुछ नेगोशिएशंस भी, हाँ, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर आपको नेगोशिएट करना है। तो भारत और नेपाल के संबंध में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसमें कि हमारा डिस्कशन चलता रहता है, जैसे बॉर्डर पे ट्रेड कैसे होगा। अभी जैसे डिस्कशन हो रहा था कि आपने ऑयल फ्लोज दिए हैं, उसके बाद आप डिपेंडेंसी आपको किस तरह से रिजॉल्व करनी है। भारत जब अगर आप 90% भारत के ऊपर डिपेंड करते हैं तो एक लेवरेज के तौर पर आप इसको क्या यूज़ कर सकते हैं। तो वो मुझे लगता है कहीं पर वो मंशा रहती है कि इसको टांगे रखा जाए और जब ज़रूरत पड़े तब यूज़ करा जाए। लेकिन मुझे ये भी थोड़ा सा डर है कि जो जिस तरह का नेशनलिज़म, टेरिटोरियल नेशनलिज़म हम देख रहे हैं, और वो सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, वो हर काफ़ी देशों में देखने को मिल रहा है, खासकर दक्षिण एशिया में तो है ही। उसमें जो लीडरशिप होता है उसके पास स्पेस कम हो जाती है नेगोशिएट करने की। तो काफ़ी बार तो चाइना स्टाइल है कि आपने एक कम्युनिस्ट अगर आप स्टेट हैं तो वहाँ पर आप क्रिएट कर दें पैनिक, और उसके बाद आप कहें कि देखिए कितना पैनिक हो रहा है, मुझे आपको से अब आप मुझे कंसेशन दीजिए। पर जैसे अगर डेमोक्रेसीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर ये मुद्दा इतना इमोटिव है, और भारत, ये तो हमको मानना पड़ेगा कि भारत के साथ नेपाल के संबंध जो ऑर्डिनरी नेपालीज़ हैं उनके लिए बड़ा इमोटिव इशू है। जैसे ऑफिशियल ब्लॉकेट की बात, अनऑफिशियल ब्लॉकेट की बात हुई थी, वो भी बड़ा इमोटिव इशू बन गया था, आपको याद होगा। उसमें बड़े प्रदर्शन हुए, नेपाली सिटीजन्स स्ट्रीट्स पर आ गए थे, काफ़ी एंटी इंडिया सेंटिमेंट बना, क्रिएट किया गया, कुछ फोर्सेस के द्वारा भी किया गया, कुछ ऑटोमेटिक हुआ क्योंकि आपने देखा कि ट्रेड नहीं हो रहा है, भारत, लोगों को लगा कि भारत ज़बरदस्ती ऐसे कोशिश कर रहा है। तो उसके चलते कहीं पर जो वो सेंटिमेंट है वो जब अगर वो इतना बढ़ जाएगा कि लीडरशिप के पास या किसी भी सरकार के पास वो स्पेस नहीं रहेगी नेगोशिएट करने की, तो वहाँ पर समस्या काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लगता है चीन नेपाल के लिए बड़ा ज़रूरी है, सरकार के लिए, काठमांडू में जो सरकार है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है, ओली सरकार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रेन दिखाएं और कोशिश ये करें कि जो एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो, बजाय इसके कि इस तरह का जो एक इसका जो इंस्ट्रूमेंटल उपयोग है वो कम हो, क्योंकि ये अभी तक हम देखते हैं कि ये ज़्यादा होता है बजाय कि रेजोल्यूशन के। और प्रसाद सर, अगर पिछले एक दशक में देखें भारत नेपाल के रिश्तों को, तो बीच में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। फिलहाल दिशा क्या दिख रही है, और दिशा को ज़्यादा ठीक तरफ ले जाने के लिए क्या प्रयास दोनों तरफ जिस तरीके से हुए हैं? देखिए, अगर आप ये सामरिक दृष्टि के लिहाज से देखें, जब से
चीन का वहाँ पे ज़्यादा या चीन की तरफ झुका हुआ है, तो भारत के लिए एक ज़रूरी एक स्थिति है कि भारत उसको देख रहा है कि भाई किस तरह से हो कि ज़्यादा आप, क्योंकि दक्षिण एशिया में जो हमारी अपनी पकड़ है वो, और ख़ासकर पड़ोसी जो राष्ट्र के साथ, वो एक बहुत ज़रूरी है। और बाकी और देखिए, ट्रेड व्यापार में देखिए, 10 अभी आंकड़े देख रहा था कि 10 साल में अगर कहते हैं कि बायलैटरल ट्रेड को 55,000 था 2006-07 में, वो बढ़ के 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। काफ़ी छलांग मारी उसमें। वो बाजूर है कि भारत के एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं उसमें, करीब 3/4 हमारी तरफ से जा रहे हैं वहाँ पे बायलैटरल में। लेकिन साथ ही साथ वहाँ के हम बच्चों को सुविधाएं देते हैं, यहाँ के स्कॉलरशिप्स पे, PhD और हायर लेवल पे आप उनको देते हैं। अब हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर को लेकर एक नया पैक्ट हुआ है, विशेष कृषि संबंधी, तो कई सारे नए आयाम पे काम हो रहा है। तो ये एक ऐसा पुराना रिश्ता है, तो इतनी आसानी से आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन कई बार देखा गया है कि काठमांडू की तरफ से जब ये खासकर जो सरकार बदली है और वहाँ पे जब पॉपुलर सरकार आई, वाम दलों के नेतृत्व के बाद जो सरकार बनी, तो ये थोड़ा सा कहीं जो कहते हैं ना चाइना कार्ड खेला जाता है बीच बीच में। तो वो भारत के लिए वाकई एक स्थिति है जो आप वॉच करते हैं इस चीज़ को। श्रीकांत सर, एक आखिरी कमेंट रिश्तों को लेकर और जो दिशा है वापस पुराने 1.5 दशक में कहूँ कि पहले की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, क्या बड़े हर्डल्स दिख रहे हैं और किस तरह के प्रयास? मेरी समझ में तो हर्डल्स की जो वास्तविकता है वो एक तरफ है, और उसको जो बढ़ा चढ़ा के देखना है वो दूसरी तरफ है। भारत और नेपाल के बीच में चाइना कार्ड आज की बात नहीं है। उनके जब राजा थे तब वो भी खेलते थे इस कार्ड को, 90s से चला, कोई नहीं, हाँ ये कोई नई बात नहीं है। तो वो उसका जो आकर्षण है वो नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें है ही। और अब वो कोइराला जैसे कुछ टॉल लीडर्स थे पहले, वो अब चीज़ों को थोड़ा समझते थे। अब वो उनके यहाँ जो लीडरशिप है वो एक दूसरे लेवल की है, तो वो उछल के भागते हैं छोटी छोटी चीज़ को लेके। पर हमें उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। तो मेरी समझ में भारत और नेपाल के बीच में जो रिश्ते हैं वो पुख्ता हैं। उनके जैसा बताया प्रसाद जी ने कि वो कई स्ट्रीम्स हैं जिसमें कि काम आगे बढ़ रहा है, तो उनको बढ़ाते रहना चाहिए और उसको ज़्यादा सामरिक वज़न से दबाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये सामरिक जो है, सामरिकता ठीक है, वेरी वेरी वेल, पर वो आप अगर नेपाल के साथ और मालदीव्स के साथ भी सामरिकता लगाने लगेंगे तो वो फिर पूरा जो परिदृश्य है वो एकदम से धूमिल हो जाएगा, ज़्यादा क्लिष्ट हो जाएगा आपका नाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, समझाने के लिए कि भारत और नेपाल के बीच जो कालापानी बॉर्डर को लेकर मुद्दा है वो असल में है क्या, इतिहास के लिहाज से समझौते क्या रहे हैं और दोनों देशों के लिहाज से ये जो बॉर्डर है ये कितना अहम है और इसके पीछे जो बड़ी वजह हैं वो इस वक्त क्या नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।